ठीक है, नेक्स्ट उसका पार्ट 2 हमने पढ़ा है इसके बारे में, एनालिटिकल क्रिटिसिज्म के बारे में। अब दूसरा है कि वैल्यूएटिंग क्रिटिसिज्म क्या होता है, जो दो हमने टाइप्स हैं इसकी। एक है एनालिटिकल, दूसरा इवैल्यूएटिंग। इसमें वो बता रहे हैं कि इवैल्यूएटिंग क्रिटिसिज्म इज टोटली बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड फैक्ट्स प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट. Followers of this method do not pay any attention to the concept or image of reader, of personal life, social circumstances of the writer. They try to find whatever there is of any importance out of the study of the text only. तो जिस तरह हमने इवैल्यूएटिंग में पढ़ा, वो देखते थे कि उसका बैकग्राउंड देखते थे, राइटर के बारे में जानने की कोशिश करते थे, उसके पिछले कामों के बारे में जानने की कोशिश करते थे, उसकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे, कि उनका ख्याल था कि अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि इस जो उसने लिखा हुआ है टेक्स्ट में वो क्या कहना चाहता है। लेकिन इवैल्यूएटिंग क्रिटिसिज्म में कहता है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वो हमें टेक्स्ट में से मिल जाता है, हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, कौन राइटर है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ रही हैं, क्या सोशल सर्कमस्टांसेस रही हैं जिसमें उसने लिखा है, क्या वो जंग का दौर था, क्या वो सिविल वॉर का दौर था, क्या वो पीसफुल दौर था, किस किस्म का गवर्नमेंट हुआ करती थी, किस किस्म का इकोनॉमिक सिस्टम हुआ करता था। इस किस्म की बातों पे गौर करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ हमें चाहिए हमें टेक्स्ट में से मिल जाएगा। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो जो मटीरियल है उसने जो अपनी किताब में अपने काम में डाला है वो, और जो उसने हक़ाइक़ बयान किए हैं उसको सेकेंड करने के लिए अपने मटीरियल को, सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट है। आगे वो बताते हैं, इन देयर व्यू टेक्स्ट इटसेल्फ कैरीज ऑल द एसेंशियल मटेरियल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजिबिलिटी. इन देयर व्यू रोल ऑफ कॉमन सेंस एंड रियलिज्म इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस. For example, in Bell's view, common sense itself is a development or generated function of the outer world. It has no particular and specified roots. अब वो कहता है कि जो टेक्स्ट है ना, वो सारे अपने अंदर इसेंशियल एलिमेंट रखता है, जो ज़रूरत हमें है चीज़ें समझने के लिए उसके टेक्स्ट के अंदर सब कुछ मौजूद है। जो भी समझने के लिए, जो भी हमारी अक्ल के लिए हमें ज़रूरत है वो सब कुछ हमें टेक्स्ट में से मिल जाता है। और जो कॉमन सेंस है और जो रियलिज़म की, क्लासिकल रियलिज़म की बात की जाती है ऊपर, उसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं है। और इसी तरह उन्होंने एग्जांपल दी है बेल्से की व्यू की। बेल्से कहती है कि जो कॉमन सेंस है ना, वो तो खुद एक बनाई हुई चीज़ है, ये डेवलपमेंट और जनरेटेड फंक्शन है आउटर वर्ल्ड का। ये जो हम जहाँ जिस दुनिया में रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो हमारी कॉमन सेंस बनाती है। फॉर एग्जांपल ये कॉमन सेंस है हम लोगों की कि लड़की आगे से नहीं बोलेगी या जवाब नहीं देगी, या लड़की बाहर जाएगी फ़र्ज़ करो तो सर पे दुपट्टा लेके जाएगी। ये कॉमन सेंस ही बात है यार, ऐसा ही होगा। बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है, कहीं और जाओगे तो उनका कल्चर और है, उनकी सोसाइटी और है, उनके लिए कॉमन सेंस नहीं है। उनके लिए कॉमन सेंस है कि हम शॉर्ट्स पहनेंगे या हम बिकिनी पहन के हम बीच पे जाएंगे, ये कॉमन सेंस है। कपड़े पहन के हम बीच पे क्यों जाएंगे? इस किस्म की जो हम लोगों का ज़माना, हमारा, हम लोगों की सोसाइटी, हम लोगों की ये चीज़ें हमारी कॉमन सेंस ही बनाती है। जिस सेंस को वो आम कर देते हैं वो कॉमन सेंस होती है, तो खुद डेवलपमेंट है। तो इसलिए इस कॉमन सेंस का हम लोगों का टेक्स्ट रीड करते हुए वो कहते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ मटीरियल देखो वो काफ़ी है, स्ट्रक्चर देखो उसका। नेक्स्ट है, सो द वे ऑफ मॉडर्न क्रिटिक्स is based on the structure and language of the text. They do not care about the psychology of the writer or his social surroundings. According to them, possibility of the meaning greatly lies in the given text. तो मॉडर्न क्रिटिक्स की बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो इसी चीज़ की तरफ देखते हैं, वो स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर क्या है उसका, राइटिंग का, जो उसने टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसकी कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है वो। दे डू नॉट केयर अबाउट द साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी, राइटर की साइकोलॉजी के बारे में बिल्कुल कंसर्न नहीं है। वो क्या सोचता है, किस किस्म की सोच रखता है, कौन से स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है, कौन सी थेरीज़ को फॉलो करता है, वो उनके लिए कंसर्न का बायस बिल्कुल नहीं है। कौन सी सोशल सराउंडिंग्स में बैठ के उसने वो लिखा है, या सोशल सराउंडिंग्स में वो पला बड़ा है, किन चीज़ों, कौन सी सोशल सराउंडिंग्स ने, कौन सी ऐसे एक्शंस हैं जिसने उनकी सोच, उसकी, उस इंसान की सोच पर असर डाला है, वो मैटर नहीं करता। सिर्फ अगर किसी चीज़, अगर उन्हें मीनिंग, पॉसिबल मीनिंग निकालना है कि वो क्या कहना चाह रहा था, क्या मुमकिन बात हो सकती है, तो वो आपको सिर्फ टेक्स्ट में से ही नज़र आएगी। In this way, problem of critic is not to find the meaning or the intelligibility in the text. He aims at discovering the contribution of unconscious in the process of creation. इस तरीके से अगर हम देखें तो उनका जो क्रिटिक का प्रॉब्लम होता है वो ये नहीं होता कि हम मीनिंग निकालें, या हम निकालें कि इसमें अक्ल वाली बात क्या है, इसमें क्या समझदार वाली इसने ऐसी क्या बात कर दी है, इंटेलिजिबिलिटी वाली इस टेक्स्ट में क्या है। उसका एम सिर्फ ये होता है कि अनकॉन्शियस ने कितना पार्ट प्ले किया है इस सारे जो क्रिएशन है, इस काम के क्रिएशन में, उसको बनाने में अनकॉन्शियस का पार्ट कितना रहा है। इन हिज व्यूज़ the text is written in the process of creation and that there lie some gaps and silences in the words and sentences.
In this way, the function of a critic is to find out those gaps and lapses. This is termed as construction of a text, a construction that results in the deconstruction of already written intelligible text. अब वो कहता है कि जैसे उसने कहा ना कि हर चीज़ जो इंसान को जाननी है, वो मुमकिन जो भी, वो आपको मिलेगी टेक्स्ट के अंदर। और वो कैसे मिलेगी? उसने कहा कि अनकॉन्शियस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। जब राइटर लिखते हैं कुछ, वो बातें जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि वो कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ अनएक्सप्लेन कर रहे हैं और कुछ ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं, उसने कहा ये जो स्ट्रक्चर है, किस चीज़ को उसने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, ऐसा क्यों किया है, किस चीज़ को उसने अंडर एक्सप्लेन क्यों कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिलीजन की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ राइटर्स बहुत डेप्थ पे नहीं जाते। जब हम ब्लास्फेमी की बात करते हैं, हम लोगों के राइटर्स अगर उस बारे में लिख रहे हैं कि वो प्रॉपरली हमें नहीं बताएंगे क्या ये बात ठीक, किसी को सज़ा अगर ब्लास्फेमी की मिल रही है तो क्या वो ठीक है क्या नहीं है, इस किस्म की जो हम लूप होल्स छोड़ देते हैं, हम छोड़ देते हैं रीडर के जज करने पे कि उसकी मर्ज़ी वो किस तरफ जाना चाहता है। इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं, ये वाली जो चीज़ें होती हैं, वो होती हैं कि आप गैप्स को पढ़ने की कोशिश करो। आप कौन सी सोसाइटी में हो, वो उस किस्म की बात है। अगर हम औरतों की बात कर रहे हैं तो वो कुछ गैप्स छोड़ देंगे। और अगर हम औरतों को, हमारा जो है टारगेट ऑडियंस जो है, टारगेट रीडर हमारा औरतें हैं, तो हम कुछ बातें अनकही, अगर मैं कंजर्वेटिव, अगर कोई इंसान कंजर्वेटिव राइटर है तो वो कुछ बातें अनकही छोड़ देगा। वो उस पर छोड़ देगा कि इन रीड, जो हम कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, के खामोशियाँ भी बहुत कुछ कहती हैं। ये उस बारे में बात करते हैं कि लफ्ज़ों के बीच में जो गैप है वो बहुत कुछ कहते हैं। आप एक बात कर रहे हो और बीच में आप थोड़ा सा गैप देते हो, एक उसका, ये हर चीज़ बहुत अहमियत रखती है बात करते हुए कि हाँ, एक बात करने का, जैसा हम बात करने का तरीका होता है कि हाँ, थोड़ा सा गैप लो फिर बोलो, फिर गैप लो फिर बोलो, वो हर जो गैप होता है वो मैटर करता है। और उन चीज़ को पढ़ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये टेक्स्ट को कंस्ट्रक्ट करती हैं। और हमने इस चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनको तह बतह खोलने की कोशिश करेंगे कि हम जानना चाहें कि उस टेक्स्ट में है क्या। और ये तरीका है इन लोगों का, इवैल्यूएशन जो करते हैं, जो क्रिटिक्स इवैल्यूएशन वाले अप्रोच अपनाते हैं, वो ये वाला तरीका अपनाते हैं। वो रीड बिटवीन द लाइंस वाला प्रोसेस अपनाते हैं कि वो लफ्ज़ों के बीच में कहना क्या चाह रहा था, कौन सी बात उसने अनकही छोड़ दी, वो कहना क्या चाह रहा था। This is the mode of evaluating criticism. Evaluation there is not the evaluation of the psychology of writer, but the evaluation of the given facts of the text. तो वो बताना चाह रहे होते हैं कि हम उसकी साइकोलॉजी हमने जज नहीं करनी, हमने जज करनी है जो उसने हक़ाइक़ दिए हैं, हमने उसको जज करना है। हमने ये जज करना है कि क्या चीज़ कितनी हद तक सही है, क्या चीज़ कितनी हद तक गलत है, वो क्या बताना चाह रहा है। क्या राइटर हमें ये बताना चाह रहा है कि ये जो हरकत हुई किसी भी सोसाइटी में वो गलत है, क्या वो ये बताना चाह रहा है, हमारी आंखें खोलना चाह रहा है कि क्या ये जो हरकत हुई सोसाइटी में वो सही है। तो उस चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को उसकी तह तक जाना। Therefore, for the followers of this type of criticism, meaning do not lie out of the text in any form. तो जो ये वाला अप्रोच को फॉलो करते हैं, उनके लिए मतलब जो होता है वो टेक्स्ट से बाहर तो होता ही नहीं है, उनके लिए मतलब टेक्स्ट में ही छुपा हुआ है। whatever intelligible points are that lie in the text, there is no possibility of inter-intelligibility in the writer and the reader or the critic and the prevailing social circumstances. वही वाली बात उन्होंने ऊपर वाली बात की है, जो जिसका वो सहारा लेते थे कि इन चीज़ों में हमें मिल जाएगा मतलब। वो कहते हैं नहीं, आपको जो मतलब मिलेगा वो इसी में मिलेगा। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसा कुछ हो कि आप अंदर टेक्स्ट को बाहर लिंक कर दो उसके साथ और आपको मतलब मिल जाए, ऐसा नहीं है। सोशल सर्कमस्टांसेस इस चीज़ में रोल प्ले नहीं कर रहे होते। Perhaps that is why they say this type of criticism is a kind of expressive realism, a realism that is in fact not realism but that seems realism. तो इसलिए इस किस्म की स्टडी को हम कह रहे हैं एक्सप्रेसिव रियलिज्म, जो कि रियलिज्म नहीं है बट रियलिज्म लगता है। In this way, expressive realist text is a text that is not realistic but that is expressed in realistic way. और इस तरीके से हम कहते हैं कि जो एक्सप्रेसिव, जो रियलिज़म वाला जो हमारा टेक्स्ट है, जिसको हम एक्सप्रेसिव रियलिज़म की लेंस से देखते हैं, वो टेक्स्ट वो है जो कि रियलिस्ट नहीं है, बल्कि एक इस तरीके से बयान किया गया है कि जैसे वो रियलिस्ट लगता है। In other words, the followers of this type of critical practice do not find any relation in the text and the existing facts in the society. In their view, both these things are quite different from each other. तो ये जो इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, वो नहीं देखते कोई लिंक, कोई रिलेशन जो टेक्स्ट में बयान की हुई चीज़ों का आउटसाइड सोसाइटी के साथ, वो नहीं लिंक देखते। वो कहते हैं कि जो कुछ है वो टेक्स्ट में है, जो कुछ हमें समझ सकते हैं, जो कुछ हम अखज़ कर सकते हैं, वो टेक्स्ट इटसेल्फ से कर सकते हैं।
और इन देयर व्यू ये दोनों जो चीज़ें हैं जो टेक्स्ट के अंदर हैं, जो एक काम के अंदर हैं, एक पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर हैं वो, और जो बाहर सोसाइटी में हो रहा है, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं. To conclude, we may say that both these critical approaches have their own positive negative points, but followers of both methods have strong views about their approaches. वो कहते हैं कि इन दोनों के अपनी अपनी जगह कुछ बातें सही भी हैं, कुछ बातें गलत भी हैं, और जो इन अप्रोचेस को फॉलो करते हैं वो अपना किसी वजह से फॉलो करते हैं, उनके पास अपने स्ट्रॉन्ग डिफेंस है उसको फॉलो करने का.